आज मैं फिर वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं और ईमेल्स भी आ रही हैं और काफ़ी सोर्सेस से मेरे को पता भी चल रहा है कि काफ़ी जो बारोवर्स हैं, जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो लोन ले चुके हैं, वो बहुत परेशान हैं। सिर्फ रिकवरी एजेंट का मुद्दा नहीं है। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ पुलिस वाले रिकवरी के लिए आए हैं। झारखंड में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी कुछ जगह पर हुआ है ऐसी घटना कि पुलिस रिकवरी के लिए आ गई है। तो आम तौर पे डिफ़ॉल्टर्स ये कहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, यूट्यूबर हमारे को गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो रिकवरी एजेंट के साथ, डेट रिकवरी एजेंट के साथ डील करने की बात बता रहे हैं। वो कहीं नहीं ये बता रहे कि पुलिस के साथ आपने कैसे डील करना है। तो देखिए, कई केसेस में ऐसे होता है कि कंप्लेनेंट जो है, जिसने आपके ऊपर 138 का केस करा है, या ऐसा भी हो सकता है जिसने आपसे पैसा लेना है, फाइनेंस कंपनी का कोई मसलमैन है, या किसी इंडिविजुअल ने आपसे पैसा लेना है, या किसी एनबीएफसी ने रिकवरी एजेंट को हायर किया है कि किसी भी तरह इसकी रिकवरी करो। उसको मान लीजिए उसने 3%, 5%, 6% का लालच दिया है, 2 लाख की रिकवरी है, तो वो क्या करता है कि 6% उसको दिखाई देता है कि 2 लाख की रिकवरी हो जाएगी तो 12,000 मुझे मिल जाएगा। तो इस हालात में 12,000 को लेने के लिए 1,000-2,000 रुपया खर्च भी कर देता है। वो पुलिस स्टेशन गया, थानेदार से मिला, उसकी जान पहचान है, शाम को दारू इकट्ठे पीते हैं, तो कुछ जान पहचान है, कोई आस पड़ोस में कोई हवलदार है, कोई सिपाही है, कोई थानेदार है, आस पड़ोस में रहता है, कोई यारी दोस्ती में है, कोई रिश्तेदारी में है, तो कुछ किसी तरह से, किसी न किसी ढंग से उनका वास्ता पड़ता है। किसी के भाई का शराब का ठेका है तो वहाँ पुलिस के साथ दोस्ती होती है। किसी का कुछ और धंधा है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है, उनके साथ भी दोस्ती होती है। किसी का ढाबा है, होटल है, तो अभी ऐसे करते हैं तो उनका पुलिस के साथ वास्ता रहता है। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं वो कि चेक डिसऑनर हो गया है, चेक बाउंस हो गया है, बैंक से वापस आ गया है, बैलेंस ज़ीरो है, 50 रुपये 100 रुपये है, तो आपने चेक दे दिया है, तो वो पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं, देखो थानेदार को, कि ये देखो जी उसका चेक हमने लगाया था, उसने पैसे लिए हैं, इसके लिए उसने चेक हमारे को दिया था और हमारे पैसे वापस नहीं दे देता। तो ऐसे हालात में पुलिस वाला यूनिफॉर्म के अंदर ऑन ड्यूटी पुलिसमैन आपके घर आ जाता है और आपको ये दिखाता है कि देखिए आपका चेक डिसऑनर हो गया है, आपका ही चेक है, आपके ही साइन है। तो आप कहते हैं हाँ जी मेरे साइन है। तो आपने उसके पैसे क्यों नहीं दिए? तो आप उसको पैसे दो। आप कहते हो कि हमने नहीं देने हैं, तो आपने चेक क्यों काटा? अगर देने हैं तो क्यों नहीं दे रहे हो? वो कहते हैं हम दे देंगे, हमने चेक इसलिए दिया है। तो आप कहते हो बैंक में बैलेंस नहीं है। तो ऐसे हालात में पुलिस वाला थोड़ा सा आपको धमकाने की कोशिश करता है, को थोड़ा सा डराने की कोशिश करता है। पुलिस स्टेशन बुलाता है, फ़ोन करके बुला लेता है, कई बार घर नहीं आता है, पुलिस स्टेशन बुला लेता है कि आपको एसएचओ साहब बुला रहे हैं। उनका सीधा पैटर्न क्या है कि फ़ोन पे आएगा, हाँ जी आप जी रामलाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी मैं रामलाल जी बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, मेरा नाम श्याम लाल है, मैं एएसआई बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए जी क्या काम है? जी आपको एसएचओ साहब ने बुलाया। क्या काम है जी? मुझे नहीं पता, एसएचओ साहब भी बताएंगे। तो आप इस चक्कर में एसएचओ साहब से मिलने के लिए आओगे तो सीधा आप करोगे फ़ोन, हाँ जी एसएचओ साहब कहाँ बैठे हैं? तो सीधा मेरे पास आ जाओ जी, एसएचओ साहब ने मेरे को मिलो पहले। तो वो आपको सारा कुछ बताएगा। ये प्रैक्टिकल रास्ता है, हम इसी रास्ते से गुजर चुके हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने डरना नहीं है, सीधी क्लियर कट बात है, आपने पुलिस से नहीं डरना है। पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है। चेक आपका उसने दिया है, चेक आप उसको पार्टी को वापस करेगा। आपसे कुछ लिखवाना चाहे तो आपने लिख के कुछ नहीं देना है। आपने पुलिस अफसर से ये कहना है कि आप किस राइट के अनुसार, किस एक्ट के मुताबिक मेरे घर आए हैं, किस एक्ट के मुताबिक मेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया है। ये कहाँ 138 का केस कहाँ लगा है? मैं पीओ डिक्लेयर हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर है तो बताओ। कैसे आप मेरे को अरेस्ट कर सकते हो? कैसे आप मेरे को पुलिस स्टेशन बुला सकते हो? कैसे आप मेरे घर में विज़िट कर सकते हो? तो सारे ही आपके राइट आपको पता होने चाहिए। तो अगर पुलिस वाला फिर भी नहीं हटता है, फिर भी अगर कुछ करता है, फिर कोई गंदी भाषा बोलता है या कोई धमकी भरा लफ्ज़ बोलता है,
तो आपकी जो हेल्पलाइन होती है पुलिस की, जैसे पंजाब स्टेट में 1100 नंबर है 1100, इस पे आप फ़ोन करें, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। तो पुलिस इमीडिएटली वो पुलिस को कॉल करते हैं, एसएचओ को कॉल करेंगे तो इमीडिएटली आएगा, इस आदमी ने मेरे को, इस थानेदार ने, इस नाम के थानेदार ने मेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया है। उसकी कॉल आपकी रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग भी आप उनको सुना दीजिए। वो कंप्यूटर पे एक एक टाइपिंग करते हैं, जो जो आप बोलते जाओगे वो टाइप करते जाएंगे। इसी तरह हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर भी हो सकता है, किसी स्टेट का क्या हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है, तो आप पुलिस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हो। देखिए, आपको जो 138 का केस है, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, 138 चेक बाउंस हो गया है तो 138 का केस लगा सकता है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का केस है। ये कितने साल पुराना है, 115 साल पुराना एक्ट बना हुआ है। पहले ये सिविल केस हुआ करता था और उसके बाद इसको क्रिमिनल में कर दिया, अब इसको सिविल और क्रिमिनल दोनों में कर दिया है। तो 138 का जब लीगल नोटिस वकील का आएगा तो 15 दिन का वो टाइम देता है। तो आप उस 15 दिन के अंदर अंदर कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो तो कर लो, नहीं है तो केस लगता है तो लगने दो, उसमें भी कोई डर नहीं है। 138 कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, फाइनेंस का केस है। फाइनेंस के केस को जज कुछ नहीं समझता, कोर्ट कुछ नहीं समझती, उसके 5-5 साल केस चलता रहता है, 10-10 साल चलता रहता है, वो कुछ भी नहीं है। कहने को वो क्रिमिनल केस है लेकिन है उसके अंदर दम नहीं है। कोर्ट्स टेक इट वेरी लाइटली, जजेस टेक इट वेरी लाइटली, 2-2, 3-3, 4-4 महीने की पेशी डाल देते हैं। जो क्रिमिनल है, एक्यूज्ड है, वो हाजिर नहीं होता है। कंप्लेनेंट हर पेशी पे हाजिर होता है, अगर वो हाजिर नहीं होता तो उसका केस डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि एक्यूज़ जो है वो आता नहीं है। अगर एक्यूज़ आ गया और आप नहीं गए तो वो आपको नोटिस जारी करवा देता है, पेशी पर हाजिर होने का नोटिस जारी करवा सकता है। तो आपको आपके घर में नोटिस डिलीवर हो जाएगा कि आप पेशी पे हाजिर क्यों नहीं हुए। एक बार, दो बार नोटिस, जब तीसरी बार वो फाइल क्लोज कर सकता है। तो ऐसे कंप्लेनेंट का जाना थोड़ा ज़रूरी है, एक्यूज़ जाए ना जाए। अगर एक्यूज़ नहीं जाता है, सम्मन आते हैं 3 बार बेलेबल वारंट आते हैं, उसके बाद 3 बार नॉन बेलेबल वारंट आते हैं, उसके बाद वो पीओ डिक्लेयर हो जाता है, भगोड़ा डिक्लेयर हो जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है। तो वो पीओ सेल के पास चले जाता है। कापी आप एसएसपी को देते हैं या डायरेक्ट पीओ सेल में आप कोर्ट का ऑर्डर लेके चले जाते हैं तो उनको रिसीव करा देते हैं बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट और बाय एसएसपी। ईमेल भी डाल दो, कोर्ट का ऑर्डर अटैच भी कर दो, तो सारे रास्ते हैं। उसके बाद पुलिस उनको पकड़ने जाती है। पुलिस क्या करती है कि दोनों से पैसा ले लेती है। आप उसको पैसा देंगे एएसआई इंचार्ज को कि जाके ये एक्यूज़ है, उसका ये घर का एड्रेस है, ये पीओ डिक्लेयर हो चुका, उसको पकड़ के पेश करो। तो वो पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं, उसका फ़ोन नंबर आप दोगे, इसको मिलो, वो उनको मिलाता है तो उसको कहते हैं तुम 500 रुपये दे दो, वो 1000 रुपया दे गया है, तुम 2000 दे दो, ऐसे करके ना बारगेनिंग कर लेते हैं। तो वो 1000 देगा तो आप 2000 दोगे उसको पकड़ने के लिए। तो ऐसे क्या करते हैं कि उनके साथ टाई अप कर लेते हैं। अगर हमारे को मजबूरी में आपके पास आना पड़ा, आपके घर छापा मारना पड़ा, आपको पकड़ने के लिए हम आएंगे तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, आप गायब हो जाना। तो आप क्या करोगे, चलो जी थानेदार साहब चलो, 4 बार आप छापा मार चुके हैं, पकड़ा नहीं गया, आज आपने वो घर में है, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी चलो मैं चलता हूँ जी, आप बैठिए ज़रा 5 मिनट में, ज़रा एसओएच साहब से किसी काम की बात करनी है, मैं मिल के आया, मेरी सीट पर ही बैठो। आप वहाँ बैठोगे, नीचे जाके वो फ़ोन कर देता है मोबाइल पर कि हम आ रहे हैं मजबूरी में। वो एसएसपी के पास चला गया था, ऊपर से ऑर्डर आ गया है, तेरे घर छापा मारने गया तो गायब हो जा। तो आप उनको कहेगा चलो जी बैठो गाड़ी में, चलो ज़रा मेरे साथ। आप अपनी गाड़ी में उनको लेके आओगे, घर में कोई नहीं होगा। इसी तरह उनको दूसरी बार पकड़ के लाओगे, 2000 रुपया दे के लेके उनको लेके आओगे तो उनको फिर फ़ोन कर देगा कि हम फिर आ रहे हैं जी, निकल जाओ। वो निकल जाएगा। तो उसके बाद घंटे के बाद उसको पैसे देने जाएगा दूसरा एक्यूज्ड भी कि देखो जी तुमने मुझे फ़ोन करके बचा लिया, ये लो पकड़ो 1000 रुपया। तो ऐसे जो हमारी पुलिस का जो करैक्टर है वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, वो मेहनत बहुत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, उनको रिस्की लाइफ है, उनको कई बार रिस्क में भी पड़ना पड़ता है, जान का खतरा भी होता है, दंगे में भी बहुत जाते हैं, भीड़ भड़के में भी बहुत जाते हैं, मॉब को भी डील करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस चली आ रही है, एक रिवाज बन गया है, तो इन कामों से वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसके लिए आपने पुलिस वाले को कैसे डील करना है वो मैंने आपको आज तरीका बताया है। जो पुलिस अगर आती है, पुलिस वैसे तो आ ही नहीं सकती। हर एक को अपनी नौकरी प्यारी है, अपनी यूनिफॉर्म प्यारी है, उनको पता है 50 लाख की सीट है, एक एएसआई बनना बहुत मुश्किल काम है।
अगर वो किसी के झांसे में आकर, लालच में आकर, पैसे की ऑफ़र देखकर किसी भी तरीके से आपके पास आ जाता है तो आपके पास रास्ता बहुत ज़्यादा है। आप डीजीपी को लेटर निकाल सकते हो, ईमेल निकाल सकते हो, एसएसपी को लेटर निकाल दो कि पुलिस रिकवरी कब से करने लगी है। पुलिस के पास कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है तो मेरे घर में कैसे आ गई, पुलिस ने कैसे मेरे को, एसएचओ ने कैसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। उनसे जो बोलना कि मुझे लिख कर दो, मेरी अटेंडेंस लगवाओ, मैं आपके पुलिस स्टेशन में हाजिर हूँ, किस लिए मुझे बताया, अटेंडेंस लगाओ ज़रा, कौन सी डीडीआर है, कौन सी एफआईआर मुझे दिखाओ। उसके पास ना डीडीआर है, ना वो एफआईआर दर्ज कर सकता है, ना वो डीडीआर दर्ज कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आखिर वो आपको चाय पिलाकर तोड़ेगा, माफ़ी मांगेगा, अपने शब्दों को वापस लेने की बात करेगा, हाथ जोड़ेगा, यही कहेगा भाई मेरा ये दोस्त है, मेरा वाकफ़ है, इसको पैसे दे दो, क्यों झगड़े में पड़ते हो। फिर आगे आखिर झगड़ा बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा करोगे, कल को कुछ हो जाएगा तो हमारे पास ही आओगे, क्या फ़ायदा है। तो ऐसी बातें, गोल मोल बातें करके वो आपको टाल मटोल करके आपसे पैसे लेने की, आप भी 500 रुपये दे दोगे, 1000 रुपये दे दोगे, चलो इस बात को ख़त्म करो, तो दोनों तरफ से वो अपनी दिहाड़ी बना के वो चला जाएगा। तो इसीलिए ये पुलिस को डील करने का ये तरीका है। जो नेशनल जो पुलिस हेल्पलाइन है उसकी सहायता लो, वो हेल्प उनकी करो, डीजीपी को ईमेल डाल दो, एसएसपी को ईमेल डाल दो, एसएचओ को भी फ़ोन कर दो कि आपके एएसआई ने मुझे ऐसे बुलाया है, मैं आ जाऊँ। जब वो कहता है ना एसएचओ साहब ने बुलाया, वो एसएचओ साहब कभी नहीं बुलाता। तो एसएचओ का नंबर आपके पास है तो जस्ट डायल से निकालो, फलाना पुलिस स्टेशन, फलाना एसएचओ, आपको मिल जाएगा नंबर। तो आप उनको पूछो कि एसएचओ साहब ने मुझे बुलाया, वो कहेगा मैंने तो नहीं बुलाया, मुझे इस नंबर से कॉल आई है। वो तो कहेगा ये फलाने राम श्यामलाल थानेदार का है। तो उसकी खिंचाई वहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, तभी मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। तो इसलिए भाइयों, पुलिस के साथ कैसे निपटना है, रिकवरी एजेंट के साथ कैसे निपटना है, तो बहुत यूट्यूबर बता रहे हैं। वो तो ये भी बता रहे हैं कि आरबीआई की नवी लेटेस्ट अपडेट आ गई है कि आपने लोन नहीं भरना है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। कई यूट्यूबर रिजर्व बैंक का हवाला देकर करते हैं, आरबीआई की मास्टर सर्कुलर के अलावा और कोई लेटेस्ट गाइडलाइन नहीं आई है। 2023 में अगस्त सितंबर के महीने में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो रिकवरी एजेंट के बारे में हो, जो पुलिस के बारे में हो, जो लोन डिफ़ॉल्टर्स के बारे में हो। आप गूगल पे सर्च करो लेटेस्ट गाइडलाइन बाय आरबीआई ऑन रिकवरी एजेंट्स, देखो कुछ आता है, खुद भी सर्च कर सकते हो। गूगल आपके पास है, जैसे मेरे पास गूगल है, जैसे बाकी यूट्यूबर के पास गूगल, वहाँ लिखो लेटेस्ट गाइडलाइन फॉर लोन रिकवरी, लेटेस्ट गाइडलाइन ऑन डेट रिकवरी एजेंट, लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई ऑन लोन रिकवरी एजेंट, लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ लोन रिकवरी ऑफ अबाउट एनबीएफसी एंड बैंक्स। देखो कोई आता है, कुछ नहीं आता। लिख कर देखो, हिंदी में लिखो, मुझे अपडेटेड जानकारी दें रिकवरी एजेंट के बारे में, वसूली एजेंट के बारे में, पैसे की रिकवरी कैसे करनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या दिशा निर्देश हैं। हिंदी में लिखें क्या दिशा निर्देश हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो दिशा निर्देश बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश बताइए वसूली एजेंट के बारे में, एनबीएफसी के बारे में, वसूली करने के लिए रिजर्व बैंक के क्या निर्देश हैं। ये सारा कुछ आप सर्च कर सकते हो। अब तो वॉइस मैसेज है, वॉइस हिंदी नहीं लिखनी आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो आप वॉइस बोलो, वॉइस रिकॉर्डिंग करके गूगल पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो आपको सारी रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। क्यों उलझन में पड़ते हो, क्यों धोखे में रहते हो। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो भी आपको बताएगा वो सही रास्ता बताएगा, 100% सच्चा रास्ता बताएगा, वही बताएगा जो प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं। वीडियो बनाने से पहले 4 किताबें कंसल्ट की जाती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट देखा जाता है, सारी एनबीएफसी के रूल देखे जाते हैं, बैंकिंग के रूल देखे जाते हैं, उसके बाद वीडियो बनती है। ऐसे हवा में वीडियो तीर चला देना, मैं बैठा हूँ, ये कर दूंगा, मैं चांटा मार दूंगा, मैं डंडा मार दूंगा, मैं जूता मार दूंगा, ये हवा के तीर हैं। प्रैक्टिकली इसको करना गलत है और ना कभी करना। अगर वो आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता है रिकवरी एजेंट, अगर आप रिकवरी एजेंट के साथ मिसबिहेव करेंगे, जूता मारेंगे, गाली गलोच करेंगे, ईंट मारेंगे, पत्थर मारेंगे, अगर वो 4-5 गवाही लेके चला गया तो आपके अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगी। एक पंगा तो पड़ा हो, दूसरा पंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा ही बोल चाल आपकी रिकॉर्डिंग करके ले जाएगा, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले जाएगा। हो सकता है उसके कमीज के बटन के अंदर कैमरा लगा हो, हिडन कैमरा हो, उसकी घड़ी में हो, उसकी टोपी में कैमरा हो, फिर क्या करोगे। तो रिकॉर्डिंग प्रूफ बन जाएगी, कोर्ट में चला जाएगा, एफआईआर के पास लेके चला जाएगा, एसएसपी के पास वो चला जाएगा, उसकी कंपनी वो ले जाएगी कि हमारे एम्प्लॉय के साथ धक्का हुआ है। उनकी कंपनी के परमानेंट वकील बने हुए हैं, उन्होंने हायर करे हुए, पक्का 1 ईयर एग्रीमेंट होता है, साल के इतने पैसे देने ही देने, केस आए या ना आए।
तो उनके लिए मुफ्त का केस है। उन्हें वकील को बोल देना ये ऐसे करा, इसके ऊपर डाल दो। पुलिस भी उनके साथ होती है, हमारे एसपी, एसएसपी, डीएसपी, आपको पता ही है इनका हाल चाल, एनबीएफसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिले होते हैं, तो सारा कुछ आपको पता है। तो इसलिए ध्यान से चलना है। यूट्यूब पर बहुत कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत, व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम के जो डिफ़ाल्टर्स के ग्रुप हैं वहाँ भी ऐसे ही है, हवा में तीर छोड़ देते हैं। तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपको सही रास्ता दिखाता है। इसकी वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में और जितने डिफ़ाल्टर्स लोग हैं, जितने दुखी लोग हैं, जो सुसाइड करने के कगार पर बैठे हैं, जिनकी नींद हराम है, जो परेशान हैं, जिनकी सारी फैमिली परिवार पूरा टेंशन में है, उनके लिए ये वीडियो बनती है। उनके लिए बनाएं, इसको आगे शेयर करा करो ताकि ये फैल जाए। तभी मेरी वीडियो बनाने का, लेक्चर देने का तभी फ़ायदा है। मुझे आशा है मेरी बात मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।